तो हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय एंड टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पिछले लास्ट दो लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखा था और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी। जो सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका यूज़ अब तुम्हें देखने को मिलेगा। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, अपने जो मेन थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे आज से। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए तुम्हारे जो बेसिक टर्म्स है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके के बाद तुम्हें आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी को यू और ई दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ बुक्स इसको यू से रिप्रेजेंट करती है, कुछ बुक्स इसको ई से रिप्रेजेंट करती है। दोनों जो सिंबल है वो दोनों यूज किए जाते हैं। तो कोई भी अगर देखने को मिलता है तो दोनों यूज कर सकते हो आप। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है कि कोई भी अगर सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, अब कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, उनकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, उनका अगर वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, अगर उनके अंदर रोटेशनल है तो रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन, अगर वो मूव कर रहे होंगे तो ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी भी होगी। एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो फोर्स उनको बाइंड करके रखता है। तो ऐसी बहुत सारी टाइप की एनर्जी है जो उस सिस्टम के अंदर है, जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास है। तो जितने भी टाइप की एनर्जी उन मॉलिक्यूल के पास या उस सिस्टम के अंदर है, उन सारी एनर्जीज को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम के पास जो भी होती है, उस टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल एनर्जी। उस सिस्टम की टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। उसको यू और ई दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं। तो कहीं पे भी अगर यू आता है तो भी सही है, ई आता है तो भी सही है। आगे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी यू और ई किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी जैसे के, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसे बहुत सारी एनर्जीज है जिनको अगर हम सम कर देंगे तो उनको सम करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास इंटरनल एनर्जी यू या ई निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक इंटरनल एनर्जी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो सिस्टम के पास जो भी एनर्जी है उसके अंदर स्टोर्ड है, तो उस एनर्जी को हम सिंपल क्या बोल रहे हैं? इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। अब इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि सपोज अगर हमने उसकी स्टेट को चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर हमने उसको प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम अप्लाई किया, तो उससे क्या होता है? उसकी चीजों में चेंज होता है। चीजों में चेंज होता है तो इनिशियल कुछ एनर्जी होगी, एक फाइनल एनर्जी कुछ निकल के आएगी। अब वो किस तरीके से है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब इनिशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी, फाइनल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी। तो उनके अंदर हम स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल स्टेट में इतना था, फाइनल स्टेट में इतना था। तो अगर स्टेट पे डिपेंड कर रहा है तो क्या हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता था? जो मास पे डिपेंड करता था। तो इंटरनल एनर्जी भी एक मास पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने इंटरनल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा उनका इंटरनल एनर्जी होगा। तो इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी सिंपली बढ़ता है, ये बोल सकते हो। और क्या देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं करता, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर का सिंपल मीनिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज होता ही नहीं है। अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है मतलब वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वहां पे जो डेल्टा ई होगा, डेल्टा ई का मतलब समझ में आ रहा है E2 - E1, मतलब स्टेट चेंज करने के बाद और स्टेट चेंज करने से पहले जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम कहीं पर भी डेल्टा ई को जीरो पुट कर सकते हो। ये याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई थिंक चीज क्लियर होगी। फिर थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है यू फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइप की एनर्जी होती है, उनका सम करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं किसी भी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता। लेकिन मैं फाइंड आउट क्या कर सकता हूं कि अगर मैं स्टेट चेंज करता हूं
तो उनके बीच का चेंज मतलब U2 माइनस U1 मतलब डेल्टा U इंटरनल एनर्जी के चेंज को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में किसी सिस्टम की U1 थी, उसमें हमने कुछ चेंज किया, चेंज करने से वो U2 में कन्वर्ट हो गया। तो ना तो मुझे U1 की वैल्यू पता होगी ना मुझे U2 की वैल्यू पता होगी, लेकिन मुझे बस इतना पता होगा कि U2 माइनस U1 कितना है। मतलब मैं ओनली चेंज को पता लगा सकता हूं, मैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू U2 और U1 की वैल्यू को पता नहीं लगा सकता। तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U कैन बी डिटरमाइंड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इसके चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम फाइंड आउट कभी भी नहीं कर सकते। तो याद रखना है कि जो भी इंटरनल एनर्जी होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकती है, लेकिन अगर हम स्टेट चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज करने से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। आई थिंक चीज समझ में आ गई होगी इंटरनल एनर्जी का सिंपल मीनिंग क्या है। इंटरनल एनर्जी को पढ़ने के बाद आते हैं कुछ एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, आने वाले अपने 2 चैप्टर्स इक्विलिब्रियम पे पूरे बेस्ड है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, मतलब वहां पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 2 टाइप का, थर्मल एंड मैकेनिकल। थर्मल इक्विलिब्रियम वो होगा जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों सेम टेम्परेचर पे हो, सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों अगर सेम है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स कोई नहीं होना चाहिए, जीरो नेट फोर्स होना चाहिए, मतलब ओवरऑल जो फोर्स होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए सिस्टम पे, तब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल होगा, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो है तो उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने पिस्टन के अंदर देखा था, तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था वही नीचे से, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट था। लेकिन अगर वहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मल और मैकेनिकल। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिंपल क्या है? जहां पे प्रॉपर्टीज का कोई भी चेंज नहीं होता है सिस्टम की प्रॉपर्टी में, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लोगे। तो आई थिंक तुमने नोट डाउन कर लिया होगा इस पीछे वाली चीज। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चलते हैं अब लॉस की तरफ, थर्मोडायनेमिक्स के लॉस की तरफ। यहां से अब चीजें अब थोड़ा सा जो चीजें पीछे पड़ी हुई है उन सबका यूज होगा। एक तरीके से बोल सकते हो कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तक जो तुमने पढ़ा वो सारा बेसिक चीज था। अब स्टार्ट हो रहा है न्यूमेरिकल पार्ट और अब स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स के मेन कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से इजी कोई दुनिया में लॉ ही नहीं बना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि अगर कोई भी 2 चीजें किसी तीसरी चीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने अभी तुम्हें बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो? सेम हो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि 2 चीजों का टेम्परेचर क्या आ रहा हो? सेम आ रहा हो, मतलब वो दोनों चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है इफ 2 सिस्टम आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, अगर 2 सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जैसे कि मैंने डायग्राम से आप समझाया हुआ है कि ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, मतलब ए बी के बराबर है अगर, और बी सी के बराबर है, मतलब सी और ए इस बी के साथ क्या आ रहे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सिंपल सा लॉ है। If 2 systems are in thermal equilibrium with the third system, they are also in thermal equilibrium with each other. ये दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे A इक्वल टू बी है और B इक्वल टू सी है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। थोड़ा सा और थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं कि TA इक्वल टू TB दिया हुआ है और TB इक्वल टू TC दिया हुआ है। TA इक्वल टू TB और TB इक्वल टू TC, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? TA इक्वल टू TC, मतलब A और C का टेम्परेचर
लेक्चर क्या होगा, सेम होगा। काफी बेसिक सी चीज है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना तो कहीं पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस में है और थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में बोलता क्या है। तो वो हमें बस थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि अगर दो चीजें किसी थर्ड चीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों चीजों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो जीरोथ लॉ को पढ़ने के बाद अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा यूज होगा इसका और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया था? गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं है, चीजें हैं कि ये क्या बोलता है। फिजिक्स में भी तुम पढ़ चुके हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट वाइज सारी चीजें सेम होगी, बस कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ जो भी फॉर्मूलेज है उनमें चेंजेस आएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ये बोलता है कि जो भी एनर्जी है उसको ना तो हम एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं, ना ही जो एनर्जी है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बस जो एनर्जी है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझा क्या बोला? वापस से सुनोगे। बोलता है कि एनर्जी को ना तो हम एक्स्ट्रा क्रिएट कर पा रहे हैं, ना ही हम जो हमारे पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, साउंड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे मैं बोल रहा हूं तो जो साउंड एनर्जी यूज हो रही है उस साउंड एनर्जी को मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन ये साउंड एनर्जी किसी न किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी तरीके से क्या बोल सकता हूं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, लेकिन हम एक्स्ट्रा ना तो क्रिएट कर पाएंगे ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो क्रिएट भी नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्व है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है कि यूनिवर्स के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कंजर्व होती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ना तो चेंज हो रही है, चेंज हो ही नहीं रही है, बस क्या हो रहा है, चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है, ना तो क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम फर्स्ट लेक्चर, थर्ड टाइप्स ऑफ सिस्टम का थर्ड टाइप, जहां पे हमने देखा कि मास ऑफ एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब वो सिस्टम जहां पे ना तो हीट एक्सचेंज होता है ना ही मास एक्सचेंज होता है, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे, व्हेनेवर अ क्वांटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स, मतलब किसी एक टाइप की एनर्जी जब डिसअपियर होती है तो एन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, तब उसी सेम अमाउंट की एनर्जी इन सम अदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में मस्ट अपीयर, मतलब आ जाएगी। मतलब अगर एक टाइप की एनर्जी डिसअपियर हो रही है तो उसके इक्वल अमाउंट की एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या आ जाएगी, अपीयर हो जाएगी। इस सिंपल सी चीज को, ये सिंपल सा कुछ पॉइंट है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है। तो हमें इसके जो बेसिक टर्म है वो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पॉइंट यही है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट होती है। आइसोलेटेड सिस्टम का मास और एनर्जी कांस्टेंट होता है, ना चेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज जीरो, मास एक्सचेंज जीरो। और ये बोलता है कि एक काइंड की एनर्जी, जब एक टाइप की एनर्जी जब लूज कर रहे हैं सपोज, तो नई जो बन रही है तो इन दोनों का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी से होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तुम्हें सिंपल से जो रूल्स थे, जो सिंपल से कुछ पॉइंट्स थे, वो चीज समझ में आई होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी चलेगा तो सिंपल से पहले इस रूल्स को तुम नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें मैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे लेके चलता हूं। तब तक के लिए तुम इसे नोट डाउन करोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट की तरफ कि थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली कैसे चीजों को समझे। तो उसको समझने के लिए हम छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन है। तो किस तरीके से वो डेरिवेशन निकल के आता है और उस डेरिवेशन से जो फॉर्मूला निकल के आता है उसको कैसे यूज करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सिंपल सा देखोगे कि मेरे पास सपोज कोई एक सिस्टम है जो स्टेट 1 के अंदर है। सपोज इस सिस्टम है, इसका स्टेट 1 है और ये स्टेट 1 से मैंने इसकी स्टेट क्या कर दिया, मैंने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया।
स्टेट 2 में मैं इसको लेके चला गया। अब मुझे अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 में लेके जाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं हीट के थ्रू कर सकता हूं या मैं वर्क के थ्रू। दो तरीके से मैं स्टेट को चेंज कर सकता हूं, या तो मैं हीट सप्लाई कर सकता हूं, हीट रिलीज कर सकता है सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है, या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो स्टेट 1 था, यहाँ पे इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी, यहाँ पे जो इसकी इंटरनल एनर्जी थी वो इंटरनल एनर्जी थी E1 के बराबर, और यहाँ पे जो स्टेट 2 में चला गया, यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी जो हो गई वो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हो गई E2 के बराबर। ठीक है, E1 से E2 में लेके गए। अब यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूं कि जो भी हीट, या जस्ट सपोज मैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको कुछ Q और कुछ W, मतलब हीट और वर्क दोनों का काम कर रहा हूं, तो जो Q यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो Q क्या है, वो हीट सप्लाइड टू सिस्टम, हीट सप्लाइड टू सिस्टम, मतलब मैं यहाँ पे सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा हूं, और W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब होगा क्या कि पहले इसकी एनर्जी थी E1 होने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी। तो पहले थी E1, अब E1 के बाद इसकी एनर्जी होगी प्लस W, प्लस मैंने हीट और सप्लाई करी तो और एनर्जी बढ़ी, वो एनर्जी कितनी हो गई Q। ये सारी एनर्जीज का सम, मतलब एक तो स्टार्टिंग वाली इंटरनल एनर्जी प्लस जो वर्क किया वो वाली एनर्जी प्लस जो हीट दिया वो वाली एनर्जी, ये वाली सारी एनर्जी का सम किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे E2 के बराबर। अब यहाँ पे E1 को इधर लेके आते हैं तो यहाँ से हो जाएगा E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W। E2 माइनस E1 को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा E, या डेल्टा U भी तो लिख सकते हैं, सिमिलर चीज है। डेल्टा E डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, Q प्लस W। यही होता है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा E क्या है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि Q और W मैंने यहाँ पे सपोज किया है कि हीट में सप्लाई कर रहा हूं तो पॉजिटिव है, यहाँ पे W वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो पॉजिटिव है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन का अगर ऐसा ही होगा तो हमें उसको अच्छे से यूज करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं कि Q और W यूज्ड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, यूज्ड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करोगे तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा। इस फॉर्मूले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाली लाइन है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तभी तुम्हें सही आंसर मिलेगा, अदरवाइज हमेशा आंसर गलत आएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। हमारा फिजिक्स में फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ये केमिस्ट्री में यूज करोगे ये फॉर्मूला। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, डेल्टा E डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और Q और W को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। कैसे यूज करना है वो कुछ क्वेश्चंस करके मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले ये चीज समझ में आ गई हो तो इसको देखोगे, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, और Q और W को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है। काफी सिंपल सी चीजें, काफी सिंपल सा डेरिवेशन है, फॉर्मूला याद रखना है विद साइन कन्वेंशन। दो क्वेश्चंस मैंने सामने लिखे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी आर एडेड टू अ सिस्टम, एडेड टू अ सिस्टम। हीट कितनी हीट ऐड की सिस्टम में ऐड की का मतलब क्या है, सप्लाई की, मतलब सिस्टम का जो एनर्जी हो गया वो बढ़ गया, एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पे जो Q है वो Q कितना दिया हुआ है, प्लस 500 कैलोरी। मैं प्लस लगा रहा हूं, प्लस क्यों लगा रहा हूं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है। डज 350 कैलोरी ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू अ सिस्टम डज 350 कैलोरी ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, और सिस्टम ने 350 कैलोरी वर्क सराउंडिंग पे किया, मतलब सराउंडिंग पे किया मतलब उसने वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 350 कैलोरी, है ना। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू है 500 और W की वैल्यू कितनी है, माइनस 350 पुट करना है। तो 500 माइनस 350, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 150 कैलोरी। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारी
चेंज, एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम जो होगा वो कितना होगा, डेल्टा यू होगा, इसके बराबर होगा 150 कैलोरी के बराबर। आई थिंक साइन कन्वेंशन को कैसे यूज किया वो चीज समझ में आई होगी। फिर भी एक और क्वेश्चन से देखते हैं। इफ 100 कैलोरी हीट आर एडेड टू अ सिस्टम, फिर से हमने 100 कैलोरी ऐड क्या किया है, ऐड किया है, तो यहाँ पे Q फिर क्या आ गया, Q आ गया मेरे पास 100 कैलोरी प्लस आ रहा है, क्यों, क्योंकि सिस्टम में ऐड किया है, एंड वर्क ऑफ 50 कैलोरी इज डन ऑन द सिस्टम। आपकी बात सिस्टम पे वर्क हुआ है, तो सिस्टम पे वर्क हुआ है तो W कितना आ गया, प्लस 50 कैलोरी। हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वो 150 कैलोरी है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, हाँ है ना। तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, 100 प्लस 50 इक्वल टू 150 कैलोरी। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। अब ये दोनों क्वेश्चंस में आंसर तुम देखोगे तो सेम आ रहा है, पहले में 150 है, दूसरे में भी 150 है, दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है, 150 कैलोरी, लेकिन जो दोनों में पाथ फॉलो किया है क्या वो सेम है, क्या दोनों में जो पाथ फॉलो किया है वो सेम नहीं। इसमें क्या पाथ फॉलो किया, इसमें मैंने 500 कैलोरी हीट दिया और 350 कैलोरी काम कर लिया, लेकिन इसमें क्या किया, कैलोरी हीट भी दिया और उसी पे वर्क किया, दोनों का पाथ डिफरेंट था, फिर भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आ रहा है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पाथ है। और इस चीज से हमें यह समझ में आता है कि जो U है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। तुम कोई भी पाथ फॉलो करो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखोगे तो आंसर सेम आ रहा है, लेकिन पाथ क्या है, डिफरेंट है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है तो वो चीज क्या हो जाएगी, हमारे सिंपल स्टेट फंक्शन। इसी वजह से इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ से वो चीज भी समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आई थिंक चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया हो तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे, इसके आगे भी हम बहुत सारा भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लोगे या नोट डाउन करोगे। आई थिंक तुम लोगों को वो क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज किया है, किस तरीके से W के लिए साइन कन्वेंशन यूज किया, किस तरीके से Q के लिए साइन कन्वेंशन यूज किया, और किस तरीके से वहां पे हमने इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट किया। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम आते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ चीजें, कुछ प्रोसेस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस है कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा T 0, और मैंने तुम्हें इंटरनल एनर्जी के अंदर बताया था कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखता है, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पे इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब वहां पे डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q प्लस W। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा E को 0 पुट किया तो डेल्टा E यहाँ पे 0 हो गया, तो Q प्लस W की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस W के बराबर, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर Q इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस W। अब Q इक्वल टू माइनस W का मतलब क्या है, मतलब इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर हमने सिस्टम को हीट दिया था तो जितनी हीट हमने सप्लाई की थी उतना ही काम सिस्टम ने कर लिया, जितनी हीट हमने सिस्टम को दिया उतना ही एनर्जी का काम सिस्टम ने कर लिया, तो उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब है हीट सप्लाई टू सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, जितना हीट सप्लाई किया सिस्टम को उतना ही उसने क्या कर लिया, वर्क डन कर लिया। इस चीज को हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि सपोज अगर हमने किसी सिस्टम पे वर्क किया तो उतना ही एनर्जी उसने रिलीज कर दिया। उल्टा भी बोल सकते हैं इस चीज को कि सपोज अगर ये भी तो बोल सकते हैं कि W इक्वल टू माइनस Q, तो मतलब जितना वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ उतना ही हीट रिलीज कर दिया किसने, सिस्टम ने। तो क्या हो गया यहाँ पे W इक्वल टू माइनस Q। तो दोनों चीजें सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली एक ही चीज लिखी है। फिर बोल रहा हूं इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट तो सेम होता है, तो इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट है, सो इंटरनल एनर्जी डेल्टा E। अब इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो एनर्जी भी क्या होगी, सेम।
तो EF माइनस EI की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब साइक्लिक प्रोसेस के केस में भी डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो डेल्टा ई की वैल्यू अगर जीरो होगी तो फिर हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया और बोला कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई तो जीरो हो गया, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू मतलब सिमिलर टू केस है, मतलब इस केस की तरह सेम चीज होगी, वही कि हीट सप्लाई टू सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब चाहे साइक्लिक प्रोसेस हो चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो, दोनों के अंदर ये चीजें लगेगी, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। मतलब जितनी हीट हमने सिस्टम को दी उतना ही काम सिस्टम ने कर लिया। आई थिंक ये समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। इसके बाद आते हैं इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर तुमने पीछे पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है। मैंने वहां पे तुम्हें फोकस करके बताया था कि डेल्टा क्यू मत लिखना, कभी भी क्यू लिखना, क्योंकि क्यू कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं होता है, क्यू एक पाथ फंक्शन होता है। तो पाथ फंक्शन के आगे कभी भी डेल्टा नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे क्यू जीरो है, क्यू जीरो है मतलब वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। सो वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू। मतलब जितना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, सपोज अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी, इसका मतलब सिस्टम पे काम हुआ है। इंटरनल एनर्जी अगर कम हो रही होगी मतलब सिस्टम ने काम किया है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि इंक्रीज हुआ इंटरनल एनर्जी में, इसका क्या मतलब होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क हुआ है तभी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि हीट की वजह से एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू पे या यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब वी कांस्टेंट डेल्टा वी जीरो। ये चीजें तुम्हें पता होगी, वी कांस्टेंट डेल्टा वी जीरो। सो वर्क क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी जीरो है मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कोई वर्क ही नहीं हुआ। अगर वर्क नहीं हुआ तो वर्क हो गया जीरो। सो अगर वर्क जीरो हो गया तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जीरो हो गया मतलब डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्यू आ गई। क्यू वैल्यू कब आएगी डेल्टा ई की, जब डब्ल्यू जीरो होगा। डब्ल्यू जीरो कब होगा, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब जब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब तक डब्ल्यू जीरो होगा। ये चीज समझ में आ रही है, जब जब वॉल्यूम कांस्टेंट तब तक डब्ल्यू जीरो। डब्ल्यू जीरो मतलब डेल्टा इक्वल टू क्यू, मतलब क्यू, और इसको मैं क्यूवी लिख देता हूं। क्यूवी का मतलब क्या है, हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी तब तक जो हीट एक्सचेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो क्यू लिख दो या क्यूबी लिख दो, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा ई। तो मैं यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी हमें बोल दिया जाता है कि हीट एक्सचेंज बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सॉरी, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक तरीके से वो हमें इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में पूछ रहा होता है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डब्ल्यू तो जीरो हो जाता है। और फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो क्यू हीट एक्सचेंज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो याद रखना है तुम लोगों को कि जो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज होता है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। आई थिंक चारों चीजें क्लियर होगी। इसके बाद एक और अपना आइसोबारिक प्रोसेस होता है, वो उसके बाद में इसको समझाऊंगा। तब तक के लिए जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट डाउन करके कंप्लीट करोगे। तो जैसा कि हमने बहुत सारे अभी केसेस की बात किया, हमने आइसोथर्मिक प्रोसेस के अंदर देखा, हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज किया जाता है उसके कुछ बेसिक्स देखे। लास्ट और चीज है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। तो मैं बोल रहा हूँ इन केस ऑफ गैसेस सिस्टम, जहाँ पे कोई गैसेस सिस्टम होता है, इफ गैस एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटेंशन प्रेशर, एक एक्सटर्नल प्रेशर है, उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। तो वहां पर किस तरीके से हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं। तो वॉल्यूम चेंज को मैं मान लेता हूं यहाँ की, जो वॉल्यूम चेंज होगा एक्सपेंड होने की वजह से वो डेल्टा वी होगा। सो मैकेनिकल वर्क डन बाय दिस। अब एक्सपेंड हो रहा है मतलब गैस काम कर रही है, मतलब वर्क डन बाय द गैस है, जो आएगा माइनस पी इंटू डेल वी, डेल्टा वी। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर जब हम इस डब्ल्यू को पुट करते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो थर्मोडायनामिक्स में पुट करने को कुछ इस तरीके से आएगा। अगर वहां पे कंप्रेशन लिखा होगा तो प्लस पी डेल्टा वी आ जाता। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में एक्सपेंशन दिया है या कंप्रेशन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे उन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक तुम लोगों को ये पांचों केस जो मैंने बताया, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, ये सारे केसेस तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करने वाले हैं, कुछ देर हम न्यूमेरिकल्स ही सोल्व करने वाले हैं।
तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे यूज किया जाए, कैसे अच्छे से यूज करना सीखना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हमारे लास्ट तक यूज आता है। तो इसके जो बेसिक चीज है, जो उसके साइन कन्वेंशन से हम आंसर निकालते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ सिस्टम दैट डज 17 जूल ऑफ वर्क एज इट एब्सॉर्ब्स 45 जूल ऑफ हीट। उसने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ सिस्टम दैट डज 70 जूल ऑफ वर्क। वो 70 जूल ऑफ वर्क काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो वर्क क्या आएगा, माइनस 70 जूल आ जाएगा। और एट एब्सॉर्ब कितनी कर रहा है हीट, ये 45 जूल कर रहा है, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 45 जूल। आई थिंक यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। ये नेगेटिव क्यों लग रहा है, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। पॉजिटिव क्यों लग रहा है, क्योंकि हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है, सिस्टम के अंदर हीट जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, delta U equal to Q plus W। तो Q कितना है यहाँ पे 45 है, माइनस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 25 या माइनस 45, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 25 जूल। तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, माइनस 25 जूल आएगा। एक और सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 400 जूल। किसी सिस्टम ने 400 जूल हीट को एब्सॉर्ब किया, देन उसका हमें डेल्टा ई फाइंड आउट करना है। इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 100 जूल, तो ऑप्शन ए को पहले हम सोल्व करने वाले हैं, आंसर ऑफ ए, जहां पे हमें दिया हुआ है क्यू, जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लस 400 जूल। ये ऑप्शन को सोल्व करेंगे जहां पे हमें W की वैल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस 100 जूल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q कितना है 400 है, और प्लस 100 इज इक्वल टू 500 जूल। मतलब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, 500 जूल का चेंज आएगा। सेकंड ऑप्शन में मुझे W क्या दिया हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम दिया हुआ है, तो माइनस 100 जूल आएगा। फिर यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, जो होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q कितना है मेरे पास 400 है, W कितना है मेरे पास माइनस 100 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 300 जूल। तो यहाँ से तुम्हारे पास डेल्टा U की वैल्यू 300 जूल निकल के आ रही है, यहाँ पे तुम्हारे पास डेल्टा U की वैल्यू 500 जूल निकल के आ रही है। कैसे साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पूरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल टेम्परेचर का गैस हमने इंक्रीज किया 2 डिग्री सेल्सियस से, मैंने मतलब उसका जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, तो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना वर्क किया या फिर कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल उसका आंसर निकालना है। सो हमें पता होता है कि वर्क डन क्या होता है, P एक्सटर्नल डेल्टा V। हमें क्या पता है कि P एक्सटर्नल डेल्टा V, लेकिन यहाँ पे ना तो तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर का P एक्सटर्नल दिया है, ना ही तुम्हें यहाँ पे डेल्टा V का मतलब ना ही तुम्हें वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट। हमें पता होता है कि PV इक्वल टू क्या होता है nRT, और P एक्सटर्नल डेल्टा V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से nR इंटू डेल्टा T पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चेंज आएगा, क्योंकि n तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो अगर इसमें चेंज आ रहा है इसका मतलब वो किसमें चेंज आ रहा होगा, डेल्टा T में। n की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 1, r की वैल्यू r ही पुट करेंगे, डेल्टा T मतलब 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आया, तो डेल्टा T कितना आ जाएगा 2 का चेंज, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 2r, जो हमारा ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पर B। तो ऑप्शन बी कैसे मैच कर रहा है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगर जल्दी से समझ में आ गया हो तो जल्दी से नोट डाउन करोगे सारे क्वेश्चन और ये आइसोबारिक वाला कॉन्सेप्ट, और फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो।